नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो देखिए, री नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत भारत में टेलीग्राम के एक्सेस को 22 जून 2026 तक सीमित करने का निर्देश जारी किया। मंत्रालय ने टेलीग्राम को 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों के लिए मैसेज एडिटिंग फीचर बंद करने को भी कहा। सरकार का कहना है कि इस फीचर का दुरुपयोग राष्ट्रीय परीक्षाओं से जुड़े कथित पेपर लीक के फर्जी सबूत तैयार करने में किया जाता रहा है। यह कदम परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो बड़ी जानकारी, री नीट यूजी परीक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर पुलिसकर्मियों को धमकाने का मामला सामने आया। गोल मार्केट चौराहे पर एक चाय की दुकान पर विवाद की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को चाय विक्रेता से बहस करते पाया। पूछताछ के दौरान उसने खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस अधिकारी बताया और पुलिसकर्मियों से सैल्यूट न करने पर नाराजगी जताई। अब जब उससे पहचान पत्र मांगा गया तो वह कोई वैध आईडी नहीं दिखा सका। सख्ती से पूछताछ में उसकी पहचान मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार एनडीए अपने सभी 24 विधायकों को होटल में ठहराने की तैयारी कर रहा है। चर्चा है कि मतदान के दिन विधायकों को होटल से सीधे बस के जरिए विधानसभा ले जाया जा सकता है ताकि सभी विधायक एकजुट रहे। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के भी रेडिसन ब्लू में ठहरने की चर्चा है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने ऐसी किसी आधिकारिक योजना से इनकार किया। चुनाव से पहले इन चर्चाओं ने झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है और सियासी गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। राम मंदिर प्रकरण में जांच का दायरा बढ़ा है। राम मंदिर परिसर एसआईटी की टीम पहुंची हुई है और आज एक बार फिर से जांच की जाएगी। यात्री निवास से निकलकर एसआईटी मंदिर परिसर पहुंची हुई है, जहां दान घोटाले की जांच में एसआईटी टीम लगातार लगी हुई है। और अब तक देखिए, कल 42 लोगों से इस पूरे मामले पर पूछताछ की गई थी। आज फिर से पड़ताल हो रही है और दूसरे दिन भी राम मंदिर में एसआईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दूसरे दिन भी राम मंदिर में एसआईटी अपनी जांच कर रही है और इसका जो दायरा है उसे भी अब बढ़ा दिया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण के आरोपी रहे संतोष दुबे ने भी राम जन्मभूमि थाने में तहरीर देकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय को मुख्य आरोपी बनाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मंदिर से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। और वही राम मंदिर चंदे पर देखिए, शिवपाल यादव की ओर से भी बड़ा आरोप लगाया गया है। शिवपाल बोले हैं कि चंदे में भारी गबन हुआ है। राम मंदिर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग वो कर रहे हैं। चंदा प्रकरण पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। शिवपाल यादव ने जांच की पारदर्शिता पर भी जोर दिया। राम मंदिर चंदा विवाद पर अब लगातार सियासत तेज होती जा रही है। देखिए, उसमें गमन तो हुआ है, भारी गमन हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। एसआईटी गठित करी है। ये कल मंदिर पहुंचे थे कुछ लोग, तो जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और अब सासाराम से बड़ी खबर है, जो आकाशदीप के घर सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। आकाशदीप के गांव शिव सागर के पट्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। क्रिकेटर आकाशदीप को शादी की शुभकामनाएं दी गई हैं। शादी से पहले क्रिकेटर के घर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए। आकाशदीप के परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की है और कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं उस मुलाकात के दौरान कि जब वो आकाशदीप के गांव पहुंचते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का स्वागत किया जाता है और उन्होंने यहां आकाशदीप को शादी की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उनके परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की है।
टीएमसी टूटने के बाद अब महाराष्ट्र की शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट में टूट की खबरें सामने आई हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से एमएलसी कृपाल तुमाने का दावा है कि ऑपरेशन टाइगर अंतिम चरण में है और उद्धव ठाकरे गुट के 7 सांसद हमारे संपर्क में हैं और अलग भी होने जा रहे हैं। है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा। एमएलसी कृपाल तुमाने के इस दावे पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि वे कृपाल तुमाने को नहीं जानते, हमारे सभी सांसद एकजुट हैं। क्या नाम उसका? कुणाल तुमाने। नहीं, मैं उनको पहचानता नहीं। इस प्रकार की कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं है। अब ये शिंदे गुट में ऐसे लोग भरे हैं, हाँ, वो खुद भी जाकर बकते हैं। ये कंपाउंडर का हिस्से के आदमी नहीं है। वो काम करते हैं डॉक्टर के पास और ऑपरेशन की बात कर रहे हो। लगातार शिंदे कौन तोड़ेगा? आपको मालूम है कौन तोड़ेगा? हम बैठे हैं ना। आप देखिए, ये 12 साल में भारतीय जनता पार्टी को यही काम है ना, उसको तोड़ो, उसको खरीदो, उसको बेचो, देश को बेचो, जमीन को बेचो, पब्लिक प्रॉपर्टी बेचो, फिर एमपी एमएलए खरीदो, यही काम चल रहा है उनका। अब इन्हीं अटकलों के बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। उबाटा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही। उबाटा के नेतृत्व पर उबाटा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाटा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की, जबकि उनको 2-3 दिन पहले इस प्रकार की सूचना दी गई। तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के शिवसेना में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि उद्धव ठाकरे ने परसों सभी सांसदों की बैठक ली थी, जिसमें सभी सांसद उपस्थित थे। जो पहुंच नहीं पाए, उन्होंने ऑनलाइन उनसे बात की। ये भय का वातावरण पैदा करने के लिए अफवाह होगी। तो जिन्हें मीटिंग की थी परसों और उसमें सारे उपस्थित थे। जो आ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, उन्होंने ऑनलाइन में भी उनके साथ डायलॉग किया है और आते 2-3 दिन में सब लोग आके मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये अफवाह होगी और जिसके एक भय निर्माण करने का ये इनकी स्टाइल है। ऐसा बीजेपी के लोग जो चुन के आए, वो जितने उनको चाहिए थे, उनको लगा 300 के आगे आएंगे, वो आए नहीं। इसलिए इस तरह से पार्टियां तोड़ के अपनी मेजॉरिटी बनाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के शिवसेना में शामिल होने की अटकलों के बीच राज्य सरकार के मंत्री आशीष जायसवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी में क्या चल रहा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। अगर उन्हें लगता है कि बाला साहेब की विरासत एकनाथ शिंदे के पास है और अपने निर्वाचन क्षेत्र और राजनीतिक भविष्य के लिए अगर वे कोई निर्णय लेते हैं, उसके बाद ही इस पर बात करना ठीक होगा। उनका संख्या बल कितना है, दल बदल विरोधी कानून के इतिहास और नियमों का पालन करते हुए क्या करना है, ये उनका फैसला है। अगर ऐसा कोई निर्णय वो लेंगे तो ये उनका विषय है। फिलहाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी में क्या चल रहा है, इसके ऊपर मुझे कोई भी प्रकार की टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं समझता। वो उनका इंटरनल विषय। अगर उनको ऐसा लगता है कि बाला साहब की लीगेसी शिंदे साहब के पास है और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उनके
भविष्य के लिए और क्वालिटी के लिए अगर उनको लगता है तो उन्होंने जब वो निर्णय करेंगे तो उनकी संख्या बल कितनी है, महाराष्ट्र का और देश में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका इतिहास किस तरह से है, उसकी एसओपी जो है वो फॉलो करके क्या करना है उनका निर्णय, जब वो निर्णय होगा तभी इसके ऊपर भाष्य करना योग्य है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। नागपुर सिटी पुलिस के जोन 1 के डीसीपी सिंगा रेड्डी ऋषिकेश के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे एक रिश्ते में मजबूर किया गया और धर्म परिवर्तन के साथ जबरन वसूली की कोशिश भी की गई। शिकायत मिलते ही सोनेगांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मौलाना हजरत अभी फरार है। तो ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें महिला ने यह आरोप लगाया है कि उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता था। शिकायत में यह भी कहा गया कि धर्म परिवर्तन के नाम पर उससे कई धार्मिक क्रियाएं करवाई गई और कई अनुष्ठान भी कराए गए। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان। सोनेगांव पुलिस स्टेशन में एक महिला की तकरार पर हमने एक गुना दाखिल किया है। इसमें बेसिकली एफआईआर में जो पीड़ित है उसका कहना है कि उसके ऊपर बलजबरी उसका संबंध हुआ है, फिर उसके बाद रिलीजियस कन्वर्शन का भी प्रकार है, उसके बाद उससे एक्सटॉर्शन भी मांगा गया था एंड कन्वर्शन में उसके साथ वहाँ पे जाके निकाहनामा भी किया था। तो हमने कंप्लेंट आने के बाद इमीडिएटली उसको सीरियसली लिया, एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर किया। इसके बाद 2 आरोपी को भी हमने अरेस्ट किया। फिर जितना भी डिजिटल ट्रायल है उसमें तो वो सब हमने ले लिया। फिर उसके बाद जो उसका मोबाइल फ़ोन से जो वीडियो एक सर्कुलेट हो रहा है तो वो भी हमने डेटा वगैरह रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वैसे प्रकार और कुछ है क्या तो इसमें हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है एज ऑफ नो, तो आगे जाने के बाद थोड़ा सा और क्लियरली बता सकते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक आरोपी एक महिला को जमीन के सौदा के बहाने एक होटल में बुलाता है, उस होटल में नशीली पदार्थ मिलाकर महिला को पिलाता है, उसके बाद में महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। यहां तक का शारीरिक संबंध बनाने के बाद में उस महिला का वीडियो और फोटो दोनों अपने मोबाइल फोन में निकाल लेता है। उस आधार पर आरोपी महिला को कई दिनों तक ब्लैकमेलिंग करता है। इस ब्लैकमेलिंग के आधार पर आरोपी महिला से लाखों रुपए ऐंठता है, यहां तक का कि उस महिला को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उसके बाद में यह मध्य प्रदेश के एक कोई जगह में ले जाकर के आरोपी उस महिला के साथ में निकाह करने का दबाव डालता है। जब ये सब चीज महिला से बर्दाश्त नहीं होती तो महिला वापस महाराष्ट्र आने के बाद में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सोनेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराती है। इस आधार पर सोनेगांव पुलिस मामला दर्ज करके आरोपी की छानबीन कर रही है। अब ये मामला कितना तूल पकड़ना जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये आने वाले दिन में पुलिस खुलासा करेगी। बसंत अग्रारी, आज की खबर, महाराष्ट्र। जहां वाराणसी के दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण अभियान में प्रशासन ने तेजी ला दी है। मंगलवार सुबह बुलडोजर और पोकलैंड मशीनों की मदद से भवनों का ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। पीडब्ल्यूडी ने क्षेत्र में ध्वनि यंत्र के जरिए मुनादी कराकर लोगों को पहले ही जानकारी सूचित किया था। आज 12 रजिस्ट्री कराए गए भवनों को हटाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 150 भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 181 भवन और 6 मस्जिदें प्रभावित हैं। 650 मीटर लंबी सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।
अब एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां यूपी खाद्य एवं औषधि विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की बात की गई, जिसमें कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। आईएएस रोशन जैकब ने तबादला आदेश जारी किया है। विभाग में प्रशासनिक बदलावों का दौर तेज होता दिखाई दे रहा, और इस पूरे मामले पर देखिए एक बकायदा पत्र भी जारी किया गया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, और इन बदलावों का दौर आगे भी जारी रहेगा। तो बड़ी खबर, खाद्य एवं औषधि विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, जिसमें बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं और कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। कादरबेड़ा पुनर्वास कॉलोनी निवासी अल्पना माहली ने आरोप लगाया कि उसकी लापता सहेली के मामले में पूछताछ के लिए बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई। युवती का दावा है कि उसे कई घंटों तक बंद कमरे में रखा गया और पुलिसकर्मियों ने पिटाई की। इस घटना के बाद आदिवासी समाज और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सामाजिक संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। झारखंड के जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश हथियार और लूटे गए जेवरात की बरामदगी के लिए निशानदेही पर ले जाए गए। इसी दौरान सूर्य मंदिर के पीछे यार्ड के पास एक बदमाश ने मौका देखकर पुलिस की पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और इस घटना में सब इंस्पेक्टर भी मामूली रूप से घायल हुआ है। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेलको थाना क्षेत्र में छिनतई करके कुछ लोग थे, तो जब छिनतई करके भाग रहे थे तो उनकी शिनाख्त हो गई थी। वो पल्सर बाइक पे, ब्लैक कलर की पल्सर बाइक थी, 2 लोग थे और जिस प्रकार का कपड़ा पहना हुआ था तो उनका हुलिया बताते हुए इसकी मैसेज जो था कंट्रोल रूम के द्वारा दिया गया। और चूँकि आगे वो जिस तरफ जा रहे थे तो सिद्धगोड़ा थाना था, बिरसा नगर और अन्य थाने थे। इसी क्रम में सिद्धगोड़ा थाना द्वारा उन 2 व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया और अपना बैरिकेडिंग वगैरह ये सब कार्य किया गया। इसी क्रम में वो बाइक उनकी किसी नाले में जा गिरी। तो उन्होंने अपने बचाव में एक फायर किया पुलिस पर उस समय। उसके बाद में उन लोगों को कैसे तैसे करके उन पर नियंत्रण पाया गया, उन लोगों को पकड़ा गया। झारखंड के जमशेदपुर में महिला से छिनैती कर भाग रहे बदमाशों और पुलिस के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के जैप 6 परिसर के पास पुलिस की नाकेबंदी के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पीछा करने के दौरान एक अपराधी बाइक से गिर गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस घटना के बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। कुशीनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रामकोला ब्लॉक के खोटही गांव के परिसिया टोला के पास तेज रफ्तार तेल टैंकर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच में जुटी है और टैंकर चालक की तलाश की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार सुबह बारिश हुई। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। द्वारका के पास राजापुरी में बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया। सोमवार दोपहर को आई तेज आंधी के बाद से ही मौसम सुहावना बना हुआ था। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।